बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार से अब दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब बिहार से दिल्ली जाने के लिए लग्जरी बसों की सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी बिहार से दिल्ली जाने के लिए ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है, वेटिंग चल रही है। अब इसको लेकर के आपको असुविधा ना हो, इसके लिए आपके लिए बसें चलाई जाएगी। जहाँ जल्द ही बिहार के 4 शहरों पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से गाजियाबाद के लिए लग्जरी बसों का परिचालन शुरू होगा। बिहार पथ परिवहन निगम ने योग्य एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है। जब परिवहन विभाग के अनुसार इन चारों शहरों से 4 बसों का परिचालन रोजाना होगा। इस योजना के तहत शहरों का चयन क्षेत्रीय जरूरतों को देखते हुए किया गया है। इसमें सुदूर सीमांचल, भोजपुर, शाहबाद के साथ साथ मगध का क्षेत्र भी शामिल है। सेंटर पॉइंट के रूप में राजधानी पटना को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि हर क्षेत्र के लोगों को दिल्ली जाने के लिए विकल्प मौजूद रहेगा। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के चुनावी रैलियों में बटोगे तो कटोगे नारे ने भाजपा के सहयोगी दलों में भी भगदड़ मचा दी है। भाजपा के कई सहयोगी दलों को इससे अपना मुसलमान वोटर्स में जनाधार खोने का डर सताने लगा है। इसके चलते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के इस नारे के विरोध में उतर आए हैं। इसका नजारा शुक्रवार को महाराष्ट्र में देखने को मिला था, जब राज्य में बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही एनसीपी के नेता अजित पवार को इस नारे का विरोध करना पड़ा था। शनिवार को कुछ ऐसा ही नजारा बिहार में भी देखने को मिला, जहां पर भाजपा के सहयोग से सरकार चला रहे जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार को भी मुसलमान वोटर्स को साथ बने रहने की अपील करनी पड़ी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी आदित्यनाथ के बयान का तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन अपनी सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए किए गए कामों की याद दिलानी पड़ी है। या साथ ही साथ अपील करनी पड़ी है कि मुसलमान उनका साथ छोड़ करके इधर उधर ना जाएं, क्योंकि वे मुसलमानों के साथ है। नीतीश कुमार के इस बयान के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार आरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए हमने काफी काम किया है, मुसलमानों को इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जहां हमने मदरसों को सरकारी मान्यता दी है, मदरसों के शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक के बराबर सैलरी मिलती है। हमने हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित हो या फिर महादलित, सभी के लिए काम किया है। दोस्तों बिहार में अपने सगे संबंधियों और फिर रिश्तेदारों को ठेका देना इंजीनियरों के लिए अब संभव नहीं होगा। जब पथ निर्माण विभाग ने काम में और पारदर्शिता लाने की मकसद से यह फैसला किया है, इंजीनियरों को इसके लिए शपथ पत्र भर करके देना होगा, जिसकी जांच विभाग के अपने स्तर पर कराएगा। जांच में अगर इंजीनियरों के रिश्तेदारों को ठेका देने की बात आती है तो फिर उस पर एक्शन भी होगा। जब पथ निर्माण विभाग ने यह फैसला लिया है कि रिश्तेदारों की ओर से ठेकेदारी करने की स्थिति में इंजीनियरों को उस कार्य अंचल या फिर प्रमंडल से हटा दिया जाएगा। जब विभाग के अभियंता प्रमुख द्वारा सभी इंजीनियरों को पत्र भेजा गया है। इस तरह का पत्र बिहार राजपथ विकास निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग और फिर यांत्रिक प्रभाग में कार्यरत इंजीनियरों के अलावा सभी अधीक्षक अभियंता और फिर कार्यपालक अभियंताओं को भेजा गया है। इस पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इंजीनियर खुद के अलावा अपने अधीन स्थल कार्य करने वाले सभी अभियंताओं से स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लेकर के 10 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध करा दें। दोस्तों बिहार के जहानाबाद में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर की करतूत को जानिए, जब उसने उसी जिले में तैनात एक सीनियर महिला डिप्टी कलेक्टर को आई लव यू का मैसेज भेजा। जब उसने कई आपत्तिजनक मैसेज भी लिखे। जब परेशान महिला डिप्टी कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद जांच भी शुरू हो गई है। मामले के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश्वर कुमार ने उसी जिले में ही पदस्थापित महिला सीनियर डिप्टी कलेक्टर को आपत्तिजनक मैसेज भेजा है। यही नहीं, इंस्पेक्टर ने महिला अधिकारी से प्यार का इजहार भी किया है। जब परेशान होकर के महिला अधिकारी ने इंस्पेक्टर की करतूत की जानकारी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी। इसके बाद इंस्पेक्टर दिनेश्वर कुमार के खिलाफ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जहां खास बात यह है कि आरोपी इंस्पेक्टर दिनेश्वर के रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन उसके पहले उसने इस घटना को अंजाम दिया है। अब उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। इससे पहले शिकायत मिलने के बाद जहानाबाद के एसपी अरविंद कुमार सिंह ने मामले की विभागीय जाँच के लिए कार्रवाई की गई है।
दोस्तों भागलपुर हवाई अड्डा के रनवे और पहुंच पथ के निर्माण कार्य का टेंडर फाइनल हो गया है, जहां काम दिसंबर में शुरू होगा। 4 करोड़ की लागत से ये बनेगा। आपको बता दूं कि रनवे बनाने के लिए आरसीडी ने सारण की एजेंसी का चयन किया है, जहां ठेकेदार को 2 महीने में काम पूरा करना है। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया है कि रनवे और पहुंच पथ के लिए सारण की कंपनी के नाम से वित्तीय बिड खुला है। जब मुख्यालय से पत्र आते ही ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। भागलपुर स्थित हवाई अड्डा के रनवे की लंबाई 3600 फीट और फिर चौड़ाई 100 फीट है। पूर्व में साल 1977 में इसी हवाई अड्डे से कलिंगा एयरवेज द्वारा भागलपुर जिला से छोटा हवाई जहाज का परिचालन कराया जा चुका है, लेकिन अपरिहार्य कारणवश उस सेवा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी। वर्तमान समय में रनवे पर जहां पर हवाई जहाज को दोहराना चाहिए था, वहां लोग वाहन चलाते हैं। ये पशुओं के लिए चारागाह बना हुआ है। लोग टहलने के लिए हवाई अड्डा को पार्क के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब तक स्कूल में एक दिन भी देर से आने पर शिक्षकों का वेतन काट लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब सरकार के नए फरमान के मुताबिक स्कूल आने में यदि कोई टीचर 4 दिन 10 मिनट से भी अधिक लेट हुए तो फिर ये उनकी 1 दिन की छुट्टी मानी जाएगी। इस छुट्टी को कैजुअल लीव यानी कि CL से एडजस्ट किया जाएगा। जब बिहार के 5 लाख शिक्षकों को सरकार का यह आदेश लागू होगा। जब बिहार शिक्षक मंच ने अपने आधिकारिक हैंडल से X पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में एक मीडिया रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए लिखा गया है कि शिक्षक स्कूल में 4 दिन लेट से पहुंचे तो फिर 1 दिन की छुट्टी मानी जाएगी। आपको बता दूं कि राज्य में अभी टीचर ऑनलाइन अटेंडेंट बनाते हैं और फिर उसी के आधार पर उन्हें सैलरी दी जाती है। अभी हालात ये है कि अगर टीचर 1 मिनट भी देरी से हाजिरी बना रहे हैं तो फिर उनका वेतन काटा जा रहा है। इससे शिक्षक परेशान थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें राहत दी है। यह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साफ कर दिया है कि अब शिक्षकों के देर से आने पर उनकी उपस्थिति को ई शिक्षा कोष ऐप पर लेट पंच के तौर पर दर्ज किया जाएगा। तय नियमावली के मुताबिक यदि टीचर 1 महीने में 4 बार 10 मिनट से अधिक देरी से स्कूल आते हैं तो फिर उनकी छुट्टी काट ली जाएगी। जाहिर है 10 मिनट की देरी तक शिक्षकों को राहत है। दोस्तों बिहार में इस साल ठंड का असर धीरे धीरे महसूस होने लगा है। नवंबर की शुरुआत में तापमान थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन दिन के समय अब भी गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि रात के समय मौसम में ठंडक बढ़ी है, जिससे लोग हल्के गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। राजधानी पटना और फिर आसपास के जिलों में सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिन का तापमान लगभग स्थिर रहेगा और फिर उसमें कोई भी खास गिरावट की संभावना नहीं है। अगले 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन दिन में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर शाम होते ही ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे मौसम सुहाना हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में ठंड का असली असर 21 नवंबर के बाद दिखने लगेगा। इस समय के बाद सुबह और फिर शाम के तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी और फिर ठंडक बढ़ेगी। जब पटना जैसे बड़े शहरों में सुबह के समय कोहरे की चादर देखने को मिल सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को सुबह और फिर शाम गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों बालू के बाद अब गिट्टी के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग पुरानी व्यवस्था में कई बदलाव कर रहे हैं। जहां खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्णय लिया है कि अन्य राज्यों से गिट्टी मांगने के पूर्व कारोबारी को इसकी पूर्व सूचना जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को देनी होगी। इसके बाद भी अन्य राज्यों से गिट्टी आयात की जाएगी और फिर इसी के आधार पर जिले में इसे गंतव्य तक पहुँचाने के लिए चालान जारी किया जाएगा। जब प्रदेश में यानी कि बिहार में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले लघु खनिजों में शामिल गिट्टी की करीब 90% आपूर्ति अन्य राज्य करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपूर्ति झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल शामिल होती है, जबकि राज्य में गिट्टी खनन केवल 2 जिलों में ही हो रहा है। ये जिले है गया और शेखपुरा। इन दोनों जिलों में खान एवं भूतत्व विभाग ने 104 एकड़ में खनन योजना की मंजूरी 8 अलग अलग बंदोबस्तधारियों के बीच की है। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शुरू हो रही इंटरमीडिएट की सेटअप परीक्षा के लिए जिले के 100 से अधिक स्कूलों ने प्रश्न पत्र और फिर उत्तर पुस्तिका जिला शिक्षा भवन से नहीं ली है। जब विभाग से सभी प्रधानाध्यापकों को इसकी सूचना दी जा चुकी है, इसके बाद भी प्रश्न पत्र और फिर परीक्षा संबंधित सामग्री का उठाव नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों पर डीईओ ने नाराजगी जताई है। यह कहा कि वैसे प्रधानाध्यापक जिन्होंने शिक्षा भवन से अब तक परीक्षा सामग्री नहीं ली है, उनके लिए कार्यालय खोला गया है, जहाँ इस दिन जो
जो प्रधानाध्यापक प्रश्न पत्र नहीं लेंगे और यदि उनके स्कूल में परीक्षा संचालित नहीं होगी तो फिर इसके लिए वे जिम्मेदार होंगे। जब परीक्षा 11 से 18 नवंबर के बीच होम सेंटर पर ही ली जाएगी। जब 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे और फिर दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। इसमें 2025 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार के राजगीर में होने वाले महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के मैचों के समय में बदलाव हुआ है। दरअसल महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के सारे मैच अब फ्लड लाइट में की पतंगों के झुंड से संभावित व्यवस्था से बचने के लिए शाम की बजाय दोपहर में खेले जाएंगे। एशियाई हॉकी महासंघ और फिर मेजबान हॉकी इंडिया ने शनिवार को इसकी घोषणा की है। टीमों के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों के लिए भी ये यादगार अनुभव हो। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दिन का पहला मैच 12:15 पर, दूसरा 2:30 और फिर आखिरी 4:45 पर खेला जाएगा। जब पहले ये मैच दोपहर 3 बजे, शाम 5:15 बजे और फिर 7:30 बजे होने थे, लेकिन अब इसके समय में बदलाव किया गया है जो आपको बताया गया है। दोस्तों, बिहार में धान की खरीद अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। चयनित सभी समितियों ने अभी धान खरीदनी शुरू नहीं की है। इसका कारण धान में नमी, कटनी और फिर देरी और पैक्स चुनाव है। 9 दिन में अब तक सिर्फ 3526 मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई है। जब बिहार के 19 जिलों में धान खरीद 1 नवंबर से शुरू है। जब पैक्सों और व्यापार मंडलों को कार्य बनाया गया है। जब इसके लिए अभी तक 4437 समितियों ने रजिस्टर कराया है। जिन 19 जिलों में धान खरीद शुरू हुई है वहाँ पर 2757 समितियों को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। यहाँ पर अब तक सिर्फ 537 किसानों ने ही 3526 एमटी धान बेचा है। यानी सभी समितियों ने अभी धान खरीद शुरू नहीं की है। इन समितियों का तर्क है कि लक्षण का निर्धारण हुए बिना धान रफ्तार में नहीं पकड़ पाएगी। सहकारिता विभाग सभी समितियों को सक्रिय करने में लगा हुआ है। दक्षिण बिहार के 19 जिलों में धान खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी। यहाँ पर अभी समितियों के रजिस्टर का काम चल रहा है। राज्य में इस साल धान खरीद का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। दोस्तों, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उनके चेहरे पर ही होगा। इस बात में किसी भी तरीके का दूसरा कोई भी गुंजाइश नहीं है। विधानसभा चुनाव एनडीए एकजुट होकर के विकास के मुद्दों पर बिहार की जनता के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। वहीं पर विपक्ष संविधान को हाथों में लेकर के देश की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जहाँ सांसद संजय झा ने विपक्ष को कहा कि वह सिर्फ संविधान को हाथों में लेकर के देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश की जनता बड़ी समझदार है। वह सोच समझ करके अपने हिसाब से वोट दिया करती है, जिसका परिणाम लोकसभा में जदयू के जीते सीटों के हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है। ये बातें उन्होंने दरभंगा में एम्स के शिलान्यास स्थल का निरीक्षण करने के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि देश में जम्मू कश्मीर के अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर 2-2 एम्स हो। ये सौभाग्य सिर्फ बिहार को मिला है, जहां पर प्रधानमंत्री एक साथ 2 एम्स देने का काम किया है। इसके लिए केवल मिथिला ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर बिहार के लोग 13 नवंबर को शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित होकर के प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। दोस्तों, आरजेडी के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह द्वारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव प्रचार के दौरान मंच से अशोभनीय टिप्पणी करने के कारण बिहार की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के साथ ही अन्य पार्टियों ने सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल प्रति ही प्रतिक्रिया जताई है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बक्सर के सांसद के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम जनता की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और फिर उनकी आवाज उठाना होता है, किसी को डराना नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है तो फिर ये उसके चरित्र को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वे सांसद नहीं बल्कि बाहुबली हैं। यदि सांसद जनता या फिर किसी भी नेता को धमकी देते हैं तो फिर ये उनके संस्कार को दिखाता है। दोस्तों, बिहार के गया की बेलागंज विधानसभा उपचुनाव के नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। कल बेलागंज के पाई बिघा में सूर्य मंदिर मैदान में एनडीए समर्थक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के दलितों के प्रति योगदान की सराहना की है। उन्होंने जनता से तीर छाप पर वोट करने की अपील की है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दलित को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा करके दलित समाज का सम्मान बढ़ाया है। अब समय आ गया है कि दलित समुदाय
इस उपकार का कर्ज चुकाएं। उन्होंने आगे कहा कि हम दलित गरीब लोग हैं पर बेईमान नहीं हैं। नीतीश कुमार ने दलित समाज का सम्मान बढ़ाया और हमें मुख्यमंत्री बनाया, जहां हमें उसी का साथ देना चाहिए जहां हमें मान सम्मान मिले। वहीं पर जीतन राम मांझी ने बेलागंज के प्रतिनिधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 35 सालों से बेलागंज की जनता विकास की राह देख रही है, लेकिन वहां के प्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में अड़चने पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि बेलागंज में जो भी थोड़ी बहुत तरक्की हुई है वो मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही हुई है। वहीं पर जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल भाजपा का नाम लेकर के मुसलमान भाइयों को डराने का काम करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि पिछले 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, कितने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा गया है, कितनों को कत्लेआम हुआ है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में भी मुसलमान नेता और फिर कार्यकर्ता है और ये सब डराने का प्रयास विरोधियों की अवसरवादी नीति है। जीतन राम मांझी ने जनता को चेताया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उनका चुनाव चिन्ह कराही था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में नीतीश कुमार के समर्थन में तीर छाप को वोट करना है। उन्होंने कहा है कि इस बार बेलागंज की जनता को एक बार फिर से अवसरवादी और फिर जातिगत राजनीति करने वालों को सबक सिखाना होगा। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री और आरजेडी के मुस्लिम विधायक एक बार फिर से चर्चा में है। इसका कारण है कि उनके रावण दहन। जी हां, मुस्लिम विधायक इसराइल मंसूरी एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उसी कार्यक्रम में उन्होंने रावण दहन के लिए धनुष बाण चलाया, जिसके बाद रावण दहन पूरा हुआ। जहां उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं पर इस पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। हालांकि इसराइल मंसूरी ने इस मामले पर कहा कि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। पूरे बिहार में इन दिनों छठ पूजा की घूम रही है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी कई जगहों पर मेले का आयोजन किया गया था। मुजफ्फरपुर की कांटी विधानसभा से आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूरी क्षेत्र के पहाड़पुर के पास मौजूद एक घाट पर रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में लोगों के आग्रह पर खुद धनुष बाण उठाया और फिर उस पर बाण का संधान किया और फिर रावण दहन किया। मुख्य अतिथि के रूप में वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जिस कार्यक्रम में मंसूरी शामिल हुए थे उस कार्यक्रम में रावण दहन के मौके पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मुस्लिम विधायक के हिंदू कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से पूरे क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में तो मंसूरी के इस कदम के मायने भी निकाले जाने लगे हैं। हालांकि इन सभी चर्चाओं पर इसराइल मंसूरी का दो टूक कहना है कि कोई भी धर्म किसी को भी नफरत नहीं सिखाता है। जो दिल से किसी भी धर्म को मानता होगा वह दूसरे धर्म के खिलाफ बोल ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही बुराई पर अच्छाई की जीत होती रही है। विधायक इसराइल मंसूरी 2020 में पहली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए थे। वह कांटी विधानसभा के विधायक हैं जो वह अपने क्षेत्र में सभी हिंदू पर्वों और फिर त्योहारों के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। छठ महापर्व के कार्यक्रम में शामिल होकर के इसराइल मंसूरी ने लोगों को पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। जब उनके धनुष बाण वाली इन तस्वीरों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है, उन्हें लेकर के कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। दोस्तों, पहले के समय में लोग दवाइयाँ कम खाते थे। इसकी वजह था उनका खान पान। पहले के समय में लोग खेतों में सब्जियां उगाते थे और फिर उसे ताजा ही तोड़ करके खाते थे। कम उपज होती थी लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता था। लेकिन अब तो किसानों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच समा गया है, भले ही ये लालच किसी की हेल्थ से जुड़ा हुआ समस्या ही पैदा क्यों न कर दे। जब मीडिया में आपको कई हरी सब्जियां नजर आ जाएगी, पहले डॉक्टर्स का कहना होता था कि इनका सेवन करें, यह स्वास्थ्य के लिए वरदान है, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। अब लोग इन हरी सब्जियों से दूरी बना रहे हैं। दोस्तों, छठ महापर्व के समापन के बाद बिहार से रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाने वाले मजदूरों का अपने प्रदेशों की ओर लौटना शुरू हो गया है। जब बंगाल, कोलकाता, रायपुर, लुधियाना और फिर दिल्ली जैसे विभिन्न शहरों में काम करने वाले बिहारी कामगार अपने परिवार के साथ छठ मनाने बिहार आए थे, लेकिन पर्व खत्म होते ही अब उन्हें अपने रोजगार के लिए फिर से अन्य प्रदेश में लौटना पड़ रहा है। हाजीपुर स्टेशन पर लौटने वाले मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो कि अपने घरों को छोड़ करके फिर से काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। वहीं पर दिल्ली लौटने के लिए इंतजार कर रहे अरुण महतो ने बताया है कि अगर बिहार में रोजगार के अच्छे अवसर होते तो फिर उन्हें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होती। जब वे एक मिस्त्री के साथ दिल्ली में काम करके रोजाना करीब 800 रुपये कमा लेते हैं। या उन्होंने कहा कि बिहार में अगर यही कमाई हो जाए तो फिर परिवार के पास ही रह करके काम कर सके और फिर अपने लोगों के बीच जीवन यापन कर सके। जब रोजगार के अभाव में परिजनों से दूर रहने की मजबूरी दूसरे प्रदेश जाने वाले एक अन्य मजदूर बुधन कुमार ने कहा कि बिहार की आमदनी से परिवार का खर्च नहीं चल पाता है, इसीलिए दिल्ली जाकर के मेहनत करता हूँ। जब वहाँ जो कमाई होती है उससे परिवार का गुजर
गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। जब पिछले 10 साल से रायपुर में काम करने वाले दिलीप कुमार ने बताया है कि बिहार की आमदनी उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि रायपुर में काम करके हर महीने करीब 18,000 रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन ये दर्द हमेशा रहता है कि अपने से दूर रहना पड़ता है। बिहार सरकार अगर रोजगार के अवसर बढ़ा दे तो फिर परिवार के साथ रहने का अवसर मिलेगा। वहीं पर हाजीपुर स्टेशन पर प्रदेश लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है, जहां आरपीएफ और फिर जीआरपी की टीमों द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जब बिहार में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बिहार के हजारों मजदूर मजबूरी में बाहर जाने को विवश है। ये समस्या सिर्फ मजदूर वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं और प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। इस कारण छठ जैसे त्योहारों के बाद हर साल लाखों बिहारी मजदूर और फिर कामगार वापस दिल्ली, मुंबई और फिर अन्य बड़े शहरों में काम करने के लिए लौटते हैं। दोस्तों, बिहार के गया के इमामगंज और फिर बेलागंज के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार के लिए 36 घंटे बचे रह गए हैं। इस 36 घंटे में सभी प्रत्याशियों की जीत के लिए उनके संगठनों के नेताओं की ओर से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। जब दोनों सीटों पर 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, वहीं पर गया के इमामगंज के जमुना टांग मैदान में एनडीए के हम प्रत्याशी दीपा मांझी के समर्थन में रविवार को सीएम नीतीश कुमार और फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम तो दीपा मांझी को भारी मतों से जीतने का अनुरोध करने आए हैं। जब तभी जीविका दीदी अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के बोलने लगी। इस पर उन्होंने कहा है कि अभी चुपचाप रहो, चुपचाप सुनो, आपकी बात को सुनेंगे, ज्यादा मत बोलो। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 में हम लोग आए, बताइए पहले कौन लोग राज करते थे? वे लोग अनाप शनाप बोलते हैं। पहले के लोगों ने क्या किया था? शाम को कोई निकलता नहीं था, मुसलमान का वोट तोड़ने का काम किया था, हिंदू मुस्लिम का वोट तोड़ने का काम किया था। जब काम शुरू किया तो फिर हर प्रकार का काम किया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, जब से शासन में आए हैं तब से ये झगड़ा बंद हो गया है। अब कोई झगड़ा नहीं होता है। भारी संख्या में मुसलमान लोगों ने वोट किया था, कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया, मूर्ति चोरी की घटनाएं अब नहीं होती है, ये उदाहरण है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम किया है, याद कीजिए, भूलिएगा नहीं। बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई है, पोशाक योजना, 9वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए साइकिल योजना दी है, ये सब भूलिएगा नहीं। पहले पीएचसी में एक महीने में 39 मरीज जाते थे, अब 11,000 हर महीना इलाज किया जाता है। गलती से उन लोगों को हम लोग ले आए थे, बाद में फिर से हट गए हैं, 2 बार हट गए हैं, अब कभी नहीं जाएंगे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन लोगों का कोई काम है क्या? दोस्तों, आरजेडी सांसद डॉक्टर मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राजद के साथ जाने की गलती नहीं करने को लेकर के बड़ा बयान दिया है और इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार गलती करते रहना चाहिए ताकि इससे बिहार के लोगों की भलाई हो और फिर उन्हें रोजगार मिल सके। मीसा भारती ने शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि बिहार सरकार में तेजस्वी जब मुख्यमंत्री के साथ थे तो फिर बिहार में लाखों लोगों को नौकरियां मिली, एक गलती से संभव हुआ है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कि कांग्रेस और फिर विपक्ष के लोग ओबीसी को एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं, मीसा भारती ने कहा कि हमने जातिगत जनगणना कराई, आरक्षण भी बढ़ाया, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गया? आपको बता दूं कि शनिवार को आरा के तराड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, केंद्र में मंत्री रहते हुए मुझे बहुत मानते थे, तभी से हम भाजपा के साथ बिहार के विकास में लगे हुए हैं। हमसे 2 बार गलती हो गई थी जब गलत लोगों का साथ लेकर के काम किया। बाद में पता चला है कि वो लोग हर काम में गड़बड़ी करते हैं, तो हमने तय कर लिया है कि अब किसी भी प्रकार से दाएं बाएं नहीं होगा। शुरू से भाजपा से जो रिश्ता है वही कायम रहेगा। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के मीसा भारती ने पलटवार किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार गलती करते रहना चाहिए ताकि इससे बिहार के लोगों की भलाई हो सके और फिर उन्हें रोजगार मिल सके। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनसभा में ये कहने से नहीं चूकते हैं कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार में ही शिक्षकों को नौकरी और फिर युवाओं को रोजगार मिला है। जब वो सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तभी रोजगार मिला है। दोस्तों, देश को आज़ाद करने में देश की उन्नति में हर जात धर्म के लोगों ने अपना भूमिका अदा की है। जहां हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए हर जाति हर धर्म के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। हमें जात धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाजपा देश में जात धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और फिर सत्ता में रहने के लिए जात धर्म का इस्तेमाल कर रही है। ये बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हंटरगंज राम नारायण +2 हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा को जब
जनमत नहीं प्राप्त होता है तो फिर सरकार गिराने के लिए हर कोशिश करती है। ऐसा ही खेल झारखंड में भाजपा ने खेला है, जिसमें विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वे नाकाम रहे। जब सरकार नहीं गिरा पाए तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया है। झारखंड में भाजपा सफलता हासिल नहीं कर पाया, लेकिन बिहार में तो फिर सीएम नीतीश कुमार को ही सीएम को ही हाईजैक कर लिया गया। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव भाजपा को भगाने के लिए अपने शरीर का खून सुखा दिया। जब लालू प्रसाद यादव भाजपा से नहीं डरे तो उनका बेटा कैसे डर सकता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है तो फिर उनके वंशज जेल जाने से कैसे डर सकते हैं। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने चतरा विधानसभा से राजद उम्मीदवार रशिम प्रकाश को विजय बनाने की अपील मतदाताओं से की है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी चतरा की जनता ने लालू प्रसाद यादव के झंडा को बुलंद किया था, इस बार भी उनके झंडे को झुकने नहीं देना है। तेजस्वी यादव ने इस बार झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप अपने तेजस्वी यादव पर भरोसा रखें, हम आपको नौकरी देंगे। वहीं पर चुस्की लेते हुए उन्होंने कहा है कि आप लोगों को नौकरी देंगे तभी आप लोगों की अच्छी शादी होगी, और फिर जब शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो फिर घर में खुशियां ही खुशियां आएगी। दोस्तों, बिहार में पर्व त्योहारों के मौसम में प्रदेश से घर लौटना और फिर त्योहार खत्म होते ही रोजगार के लिए ट्रेन से वर्किंग डेस्टिनेशन तक पहुंचना एक बड़ा चुनौती है। दिल्ली और फिर अन्य बड़े शहरों से दीपावली और छठ पूजा के लिए बिहार आए लोगों के लौटने का दौर जारी है। इस वजह से बिहार से जाने वाले ट्रेनों में भीड़ के कारण पैर रखने तक मुश्किल हो रहा है। लोग ट्रेन के शौचालय तक में खड़े होकर के यात्रा कर रहे हैं। हालांकि इस बार भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन और फिर अन्य सुविधाओं के सहारे इस दिशा में बेहतर काम किया है, जिस कारण घर लौटने वाले यात्रियों को बहुत हद तक सहूलियत मिल पाई है। यह त्योहार खत्म होते ही लोगों को अपनी अपनी जगह तक लौटने की जल्दबाजी है। यह ट्रेनों में सीट पाने के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया है। जब मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सुगौली, सुपौल, गोपालगंज, कटिहार, सीवान, वैशाली और फिर पटना समेत अन्य शहरों के लोग दिल्ली के अलावा अन्य तमाम प्रदेशों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। त्योहार के बाद अधिकतर लोग दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए एक साथ निकलते हैं। इस कारण और भी दिक्कतें बढ़ जाती है। जब मोतिहारी के सुगौली के लोग निकट सीमावर्ती प्रदेशों और फिर जिलों में रहकर के नौकरी करने वाले हजारों की संख्या में लोग दीपावली और छठ पूजा अपने परिजनों के साथ हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके गांव कस्बों तक पहुंचते हैं। वे परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं और त्योहार की समय सीमा खत्म होने के बाद अपने सगे संबंधियों और फिर गाँव के छोटे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर के दोबारा जीविका कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और फिर उनके बच्चों की भीड़ दिख रही है। ट्रेनों में सीट पाने के लिए भी लोग परेशान दिखे हैं। इसे लेकर के कटिहार रेल मंडल ने भी पूरी तरीके से तैयार है। एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस महीने के अंतिम तारीख तक हर दिन 20,000 यात्री कटिहार रेल मंडल होकर के सफर करेंगे। इसको लेकर के 20 स्पेशल ट्रेनें कटिहार से और फिर 15 रेगुलर ट्रेनें कटिहार से होकर के गुजरेगी। साथ ही ग्राउंडेड लेवल पर भी पहली बार यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए स्टेशन लेवल पर भी कुछ जमीनें तैयारी दिख रही है। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी अक्सर सुर्खियों में रहती है। ये नीति शिक्षकों के बीच न्यायपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने का एक प्रयास है ताकि शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सके। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए हैं। आपको बता दूं कि बिहार के इन शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। कौन शिक्षकों को, अभी हम आपको बताएंगे। दरअसल दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता, जी हाँ, इस ट्रांसफर पॉलिसी में दिव्यांग शिक्षकों को फायदा होगा। यदि वे हस्तांतरण चाहते हैं तो फिर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ये कदम उन शिक्षकों की सुविधा और फिर आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें उपयुक्त कार्य स्थल पर नियुक्त करने का एक प्रयास किया जाएगा। कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारियां जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। ये कदम उनके शारीरिक और फिर मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं पर यदि पति और फिर पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो फिर उन्हें एक ही स्कूल में पोस्टिंग दी जा सकती है या फिर उनके आसपास के स्कूलों में तैनाती दी जा सकती है। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं पर विधवा, तलाकशुदा और फिर सिंगल महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां इस नीति के तहत विधवा, तलाकशुदा और सिंगल महिला शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। ये कदम उनके जीवन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मानसिक शांति और फिर स्थिरता प्रदान करने के लिए है। वहीं पर सेवा काल में हुए दुर्घटना या फिर सर्जरी के कारण ट्रांसफर में प्राथमिकता, यानी कि जो शिक्षक दुर्घटना या फिर सर्जरी के कारण अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, उन्हें ट्रांसफर के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है।
दोस्तों, बिहार में जमीन की जमाबंदी में गड़बड़ी की शिकायतें अब भी आ रही है। इससे आम आदमी परेशान है। जब पहले जिन जमाबंदियों में गड़बड़ी हुई है उनमें अब तक सुधार नहीं हुआ है और न ही दोषियों पर कार्रवाई हुई है। फिलहाल जमाबंदी पंजी की ऑनलाइन अनुपलब्धता के कारण रैयतों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब पिछले दिनों भारी संख्या में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदियों के सुधार के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया था। करीब 1 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस दिशा में अच्छी प्रगति नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार विभाग की तरफ से राजस्व पदाधिकारियों और फिर कर्मचारियों को छूटी हुई पंजी 2 की स्कैनिंग का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सभी समाहर्ताओं को पत्र लेकर के छूटे हुए अंचलों में से जमाबंदी पंजी को जिला अभिलेखागार में लाकर के स्कैनिंग का काम करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही फिलहाल 36 प्रकार के राजस्व अभिलेखों को डिजिटलाइज एवं स्कैन करने का काम चल रहा है। इसमें खतियान और फिर पंजी 2 की प्रति शामिल है। भू अभिलेख पोर्टल पर अपलोड डाटा या फिर इमेज की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी संबंधित अंचल कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, भू अर्जन कार्यालय और फिर अपर समाहर्ता कार्यालय की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सभी जिलों के समाहर्ताओं को पत्र भेज करके पंजी 2 के पन्नों को स्कैन करने और फिर स्कैन पन्नों को सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद ही करीब 36 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग और फिर डिजिटलाइजेशन की जा रही है, जहां इससे दस्तावेज को नष्ट होने से बचा करके संरक्षित किया जा सकेगा। साथ ही मामूली शुल्क पर लोगों को दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद कम दर पर चावल और फिर आटा देना शुरू किया था। सरकार ने इसके लिए भारत आटा ब्रांड नाम से आटा और भारत राइस नाम से चावल देना शुरू किए हैं। सरकार ने पिछले साल पूरे देश भर में 27.50 रुपए यानी कि 27.5 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं का आटा दिया गया था। तो फिर वहीं पर 29 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल दिए गए थे। जब भारत सरकार के केंद्रीय भंडार के जरिए NCCF सहकारी समिति नेफेड के जरिए इसका वितरण हुआ था। अब एक बार फिर से सरकार ने कम कीमत पर लोगों के लिए भारत आटा और फिर भारत चावल की बिक्री शुरू की है। NCCF नेफेड और फिर केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन में लोगों के लिए ये आटा और फिर चावल उपलब्ध होगा। भारत आटा और फिर भारत चावल की इस बार कीमतों में थोड़ा इजाफा किया गया है। हालांकि फिर भी बाजार के भाव में ये दाम काफी कम है। इस बार भारत आटा की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम, तो फिर वहीं पर भारत चावल की कीमत 34 रुपए प्रति किलोग्राम है। आपको बता दूं कि भारत आटा और फिर भारत चावल खरीदने को लेकर के लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि क्या भारत आटा और फिर भारत चावल खरीदने के लिए कोई ID कार्ड दिखाना होगा। तो फिर आपको बता दूं कि ऐसा कोई नियम उसके लिए नहीं बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप भारत आटा ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आप जियो मार्ट से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब आपके दिल और फिर दिमाग पर किसी भी चीज का जुनून चढ़ जाए तो फिर आप उसके लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। जब खास तौर पर हम ये देखते हैं कि जब कोई सरकारी नौकरी, अच्छे पद और फिर उस नौकरी से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में सोच लेता है तो फिर उसके सर पर एक जुनून सवार हो जाता है। अभी हम आपको बताएंगे ऐसा ही एक कहानी बिहार के मोतिहारी जिले की बेटी तनुश्री के बारे में, जिन्होंने शादी के बाद घर संभालते हुए एक के बाद एक सरकारी नौकरियां हासिल की और वर्तमान में वे एक IPS अधिकारी हैं। तनुश्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा बिहार के मोतिहारी से एक स्कूल से की। इसके बाद वे 12वीं के लिए बोकारो आ गई, जहां उन्होंने DAV पब्लिक स्कूल बोकारो से अपनी पढ़ाई की। जब 12वीं में अच्छे अंक हासिल करने के बाद उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में एडमिशन मिला, जहां से उन्होंने इतिहास को अपना विषय बना करके उसमें BA किया। इसके बाद वे दिल्ली में रहकर ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग गई। यह तनुश्री अपने जीवन में मिली सफलताओं का श्रेय अपने पिता और फिर अपनी बड़ी बहन को देती है। आपको बता दूं कि तनुश्री के पिता CRPF में DIG के पद से रिटायर हैं और फिर उनकी बड़ी बहन तनुश्री CRPF में कमांडेंट के पद पर कार्यरत है। इसलिए उन दोनों को देखते हुए तनुश्री की हमेशा से इच्छा थी कि उन्हें भी वर्दी वाली नौकरी मिले और उनकी मेहनत से उन्हें भी अपनी पहली और नौकरी CRPF में मिली भी। हालांकि उन्होंने इस नौकरी को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्हें इससे भी बढ़ करके कुछ चाहिए था, इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। तनुश्री ने इसके बाद इनकम टैक्स की परीक्षा दी और उसे पास भी कर लिया, लेकिन उन्होंने उसमें ज्वाइन भी नहीं की। तनुश्री के असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद उनकी शादी करा दी गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जब वे अपना काम और फिर अपने घर दोनों को संभालती थी और फिर इसके अलावा वे अपने पढ़ाई के लिए भी समय निकालती थी। जब उनके इसी जुनून ने उन्हें सफलता दिलाई और फिर 2016 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करके वे IPS अधिकारी बन गई। तनुश्री की कहानी कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है।
दोस्तों बिहार के 1618 पैक्सों में पहले चरण का नामांकन 11 से 13 नवंबर तक होगा। इस चरण में पटना में सबसे अधिक पैक्सों में चुनाव होना है। इसके बाद बक्सर, मुजफ्फरपुर और गया जिले के पैक्सों में चुनाव होगा। जहाँ सबसे कम शेखपुरा, अरवल और फिर शिवहर के पैक्स चुनाव के लिए चिन्हित है। अररिया में 25, अरवल में 19, औरंगाबाद में 65, बांका में 29, बेगूसराय में 44, पश्चिमी चंपारण में 50 पैक्सों में 11 नवंबर में से चुनाव होगा। भागलपुर में 33, भोजपुर में 52, बक्सर में 74, दरभंगा में 22, गया में 70, गोपालगंज में 54, जमुई में 31, जहानाबाद में 30, कैमूर में 36 और सीवान में 44 पैक्सों में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन होगा। आपको बता दूं कि पटना में 81 और मुजफ्फरपुर में 74 पैक्सों में चुनाव, कटिहार में 35, खगड़िया में 22, किशनगंज में 39, लखीसराय में 22, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 38, पूर्वी चंपारण में 69, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 74, नालंदा में 53, नवादा में 64, पटना में 81 पैक्सों में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन होगा। वहीं पर पूर्णिया में 33, रोहतास में 51, सहरसा में 22, समस्तीपुर में 58, सारण में 61, शेखपुरा में 13, शिवहर में 20, सीतामढ़ी में 37, सुपौल में 39 और वैशाली में 55 पैक्सों में 26 नवंबर को चुनाव निर्धारित किया गया है। दोस्तों बिहार के सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए खाना बनाने की परंपरा को समाप्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत एक नया प्रयोग शुरू किया है। इस प्रयोग के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से रसोइयों को भी लाभ होगा, जब उन्हें व्यवस्थापक बनने का मौका मिलेगा। हालांकि व्यवस्थापक बनने के लिए उन्हें स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जरूरी है। जब पहले चरण में 10 जिलों के 20 पंचायतों के सभी स्कूलों में ये योजना लागू होगी। इन जिलों में मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय और दरभंगा, औरंगाबाद शामिल है। बच्चों और फिर शिक्षकों का काम बचेगा। जहाँ पहले विद्यालयों में भोजन बनाने में काफी समय लगता था, अब बच्चों को पका हुआ भोजन मिलेगा, जिससे बच्चों और फिर शिक्षकों के पास पढ़ाई के लिए ज्यादा समय होगा। जो रसोइया स्नातक है उन्हें व्यवस्थापक बनने का मौका मिलेगा। जब व्यवस्थापक भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। दोस्तों बिहार में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने पहले 12वीं कक्षा में कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने की शुरुआत की थी और अब कक्षा 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। खबर के अनुसार ये पहल स्कूलों में सुरक्षा और फिर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके जरिए न सिर्फ शिक्षकों और फिर छात्रों की उपस्थिति की निगरानी की जा सकेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कक्षा में पढ़ाई का माहौल अच्छा रहे। आपको बता दूं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस योजना की जानकारी शिक्षा की हर शनिवार कार्यक्रम में दी है, जिससे ये साफ होता है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में लगातार प्रयासरत है। जल्द ही स्कूलों की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। दरअसल ये कदम बिहार के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा को बढ़ाने और फिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे शिक्षकों और फिर छात्रों दोनों की निगरानी में सुविधा होगी। इसकी तैयारी की जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।